हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं यूपी टेट एसएसटी प्रीवियस क्वेश्चंस और कुछ न्यू क्वेश्चंस आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, इससे नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहेगा। क्वेश्चन है, शिक्षक को श्यामपट्ट पर लिखते समय कितने अंश के कोण पर खड़ा होकर लिखना चाहिए। तो यहाँ पर आंसर आपका क्या सही हो जाएगा, 45 डिग्री। और इस टाइप के क्वेश्चन आपके सुपर टेट में बहुत पूछे जाते हैं। आंसर आपका यहाँ पर सी सही हो जाएगा। 45 डिग्री के कोण पर शिक्षक क्यों खड़ा होता है, क्योंकि वह ब्लैक बोर्ड पे लिख भी सके और साइड से छात्रों को देख भी सके। तो यहाँ पर आपने देखा है, सी आंसर आपका सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सामाजिक अध्ययन शिक्षण का उद्देश्य है क्या। यहाँ पर आंसर आपका क्या सही हो जाएगा, सांस्कृतिक विरासत का विकास करना बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय एकता और अंतर्राष्ट्रीय समझ विकसित करना ये भी सही है। अच्छे नागरिक होना ये भी सही है। आंसर आपका यहाँ पर डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा धर्म त्रिरत्न में विश्वास करता है। आंसर आपका यहाँ पर डी सही हो जाएगा, जैन धर्म है। बौद्ध धर्म की यहाँ पर अगर हम बात करें तो जैसा कि आपको पता है कि जो बौद्ध धर्म ग्रंथ है किस भाषा में है। अगर आपसे भाषा पूछा जाए किस भाषा में है तो पाली भाषा में है। कौन सी भाषा में है, तो पाली भाषा में है। ये क्वेश्चन आपका यूपी टेट में कई बार पूछा जा चुका है। और जैसे कि आपको पता है कि जो बुद्ध के पूर्व से संबंधित जो घटनाएं हैं इसका वर्णन किसमें है, इसका वर्णन है किसमें है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, जातक कथाओं में। किसमें है, तो जातक कथाओं में। जातक कथाओं में बुद्ध से संबंधित जो पूर्व की घटनाएं हैं इसका वर्णन देखने को मिलता है। और जैसा कि आपको पता है कि अंगुत्तर निकाय में, ये क्वेश्चन भी आपका पूछा गया है, अंगुत्तर निकाय में छठी शताब्दी ईसा पूर्व के 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। किसमें मिलता है, अंगुत्तर निकाय में। अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। और जैसे कि आपको पता है कि बौद्ध ग्रंथों में जो त्रिपिटक है ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। और त्रिपिटक में यहाँ पर क्या हो जाएगा, सुत्त पिटक है, सुत्त पिटक है, सुत्त पिटक। इसके बाद में विनय पिटक है, इसके बाद में यहाँ पर है विनय पिटक, विनय पिटक है। और तीसरा यहाँ पर अभिधम्म पिटक हो जाएगा। इसके बाद में अभिधम्म पिटक है। अभिधम्म पिटक किससे संबंधित है, तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगर हम बात करें यहाँ पर जैन धर्म के बारे में तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जैन धर्म में, जैन धर्म ग्रंथों की जो रचना है किस भाषा में है, तो प्राकृत भाषा में है। किस भाषा में है, तो प्राकृत भाषा में है। भाषा क्या है, प्राकृत है। जो भी क्वेश्चंस यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं ये सभी क्वेश्चन आपके यूपी टेट के लिए तो इम्पोर्टेंट है, साथ में आपको यहाँ से सुपर टेट में भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगर हम यहाँ पर जैन धर्म में बात करें तो 16 महाजनपदों का उल्लेख किसमें देखने को मिलता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, भगवती सूत्र। यहाँ पर हो जाएगा भगवती सूत्र, भगवती सूत्र। क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो प्लीज आप लोग क्वेश्चन नंबर कमेंट करके जरूर मेंशन कर दीजिएगा। तो यहाँ पर आपने देखा है डी आंसर आपका सही है। नेक्स्ट है, मालती माधव नामक नाटक की रचना किसने की थी। आंसर आपका सी सही हो जाएगा, भवभूति ने की थी। हम यहाँ पर बात करें कि भास की रचना कौन सी है, स्वप्नवास वदत्ता है। स्वप्नवास वदत्ता किसकी रचना है। और चारुदत्त किसकी रचना है, भास की रचना है। चारुदत्त किसकी रचना है, भास की रचना है। यहाँ पर हम बात करें हर्ष चरित किसकी रचना है, बाणभट्ट की है। और कादम्बरी किसकी रचना है, कादम्बरी, तो कादम्बरी भी बाणभट्ट की रचना है। इसके बाद में जो ऋतु संहार है, ऋतु संहार है, ऋतु संहार और मेघदूत, मेघदूत। साथ में यहाँ पर रघुवंश, रघुवंश। इसके बाद में कुमार संभव, कुमार संभव, कुमार संभव।
ये रचना किसकी है? तो ये सभी रचनाएं हैं कालिदास की। किसकी रचनाएं हैं? कालिदास की रचनाएं हैं। नेक्स्ट है, दिल्ली में जंतर मंतर का निर्माण किसने करवाया था? जंतर मंतर का जो निर्माण है जय सिंह द्वितीय ने करवाया था। किसने करवाया था? जय सिंह द्वितीय ने करवाया था। और कब करवाया था? 1724 ईस्वी में करवाया था। कब करवाया था? तो 1724 ईस्वी में जंतर मंतर का निर्माण करवाया था। ईस्वी में निर्माण करवाया था। अगर हम बात करें यहाँ पर कि इसके साथ में जयपुर, जयपुर, उज्जैन, जयपुर, उज्जैन, मथुरा, मथुरा, वाराणसी, वाराणसी, और यहाँ पर निर्माण किसने करवाया था? तो जय सिंह द्वितीय ने निर्माण करवाया था। नेक्स्ट है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब पारित हुआ है? सभी को पता है, ये पारित हुआ है 1878 ईस्वी में। कब पारित हुआ है? 1878 ईस्वी में। और जैसे कि आपको पता है, देसी भाषा समाचार पत्र अधिनियम है, इसको क्या कहते हैं? देसी समाचार पत्र अधिनियम। इसको क्या कहते हैं? देसी समाचार पत्र अधिनियम। देसी समाचार पत्र अधिनियम कहते हैं, और ये 1878 में पारित किया गया है। इसको किस नाम से जानते हैं? तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के नाम से जानते हैं। और यह किसके समय में पारित किया गया है? किसके समय में पारित किया गया है? अगर आपसे ये पूछा जाए कि किसके समय में पारित किया गया है, वायसराय लॉर्ड लिटन के समय में पारित किया गया है। लॉर्ड लिटन के समय में पारित किया गया है। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी। व्योमेश चंद्र बनर्जी यानी कि WC बनर्जी थे। बी आंसर आपका यहाँ पर सही है। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना है कब की गई है? तो ये स्थापना की गई है 1885 में। 1885 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई है। और जैसे कि आपको पता है कि जो इसका प्रथम अधिवेशन है, प्रथम अधिवेशन कहाँ पर हुआ है? प्रथम अधिवेशन कहाँ पर हुआ है? जो प्रथम अधिवेशन है कहाँ पर हुआ है? तो बंबई में हुआ है। कहाँ पर हुआ है? बंबई में हुआ है। कब हुआ है? तो ये हुआ है 28 दिसंबर 1885 को हुआ है। अगर बंबई में आपसे पूछा जाए कहाँ पर हुआ है, तो गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में आयोजित किया गया है। संस्कृत विश्वविद्यालय हो गया यहाँ पर, संस्कृत विश्वविद्यालय में आयोजित किया गया है। और इस अधिवेशन में आपसे पूछा जाए कुल सदस्य कितने थे, तो कुल सदस्य संख्या यहाँ पर क्या हो जाएगी? सदस्य संख्या यहाँ पर 72 थे। कितने सदस्य थे? 72 थे। और जैसे कि अभी आपने देखा है, जो कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो A.O. ह्यूम ने की थी। यहाँ पर आप लोग नोट कर लीजिएगा, कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो A.O. ह्यूम ने की थी। स्थापना A.O. ह्यूम ने स्थापना की थी। A.O. ह्यूम ने स्थापना की थी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। किसी क्वेश्चन में डाउट लगे तो प्लीज आप लोग क्वेश्चन नंबर कमेंट करके जरूर मेंशन कर दीजिएगा। नेक्स्ट है, भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? विनोबा भावे ने किया था। आंसर आपका बी सही हो जाएगा। किसने किया था? विनोबा भावे ने किया था। और जैसे कि आपको पता है कि ये आंदोलन कब प्रारंभ किया गया था? प्रारंभ कब किया गया था? तो 18 अप्रैल। कब किया गया था? 18 अप्रैल 1951 में किया गया था। 18 अप्रैल 1951 में किया गया था। और जो विनोबा भावे का पहला भूदान आंदोलन था, पहला भूदान आंदोलन कहाँ पर प्रारंभ हुआ? पहला भूदान आंदोलन जो है तेलंगाना क्षेत्र में मिला है। आंध्र प्रदेश के कहाँ पर हुआ है? आंध्र प्रदेश के तेलंगाना क्षेत्र में। आंध्र प्रदेश के तेलंगाना
क्षेत्र में, आंध्र प्रदेश के तेलंगाना क्षेत्र में। और तेलंगाना क्षेत्र में कहाँ पर ग्राम क्या है, तो यहाँ पर हो जाएगा पंचमपल्ली। ग्राम क्या है, पंचमपल्ली, ग्राम है पंचमपल्ली, यहाँ पर हुआ था। इसके बाद में कहाँ पर हुआ है, इसके बाद में अगर आपसे पूछा जाए भूदान आंदोलन इसके बाद में कहाँ पर हुआ था, तो ये हुआ था बिहार में। कहाँ पर हुआ था, ये हुआ था बिहार में। बिहार के बाद में कहाँ पर ये हुआ, उत्तर प्रदेश में। बिहार के बाद में उत्तर प्रदेश में। बिहार के बाद में कहाँ पर हुआ था, तो उत्तर प्रदेश में हुआ था। इसके बाद में अगर आपसे ये कहा जाए कि भूदान आंदोलन ग्राम दान में कब बदला है, जो भूदान आंदोलन है, भूदान आंदोलन ये ग्राम दान आंदोलन में कब बदला है, ग्राम दान आंदोलन में कब बदला है, ये कब बदला है, तो यहाँ पर हो जाएगा 1955 ईस्वी। 1955 ईस्वी में भूदान आंदोलन ग्राम दान आंदोलन में बदल गया था। अगर आपसे ये पूछा जाए कि जो ग्राम दान आंदोलन है कहाँ आरंभ हुआ है, ग्राम दान आंदोलन कहाँ पर आरंभ हुआ है, तो ये हुआ था उड़ीसा में। ये कहाँ पर हुआ है, उड़ीसा में हुआ है। कहाँ पर, उड़ीसा में हुआ है। और ये सफल आंदोलन रहा है। ग्राम दान आंदोलन उड़ीसा में सफल आंदोलन रहा है, सफल आंदोलन रहा है। तो देखिए जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है वो आपको देखने को मिलेंगे, जो आपके सुपर टेट के लिए इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर आपको पॉइंट वाइज कंप्लीट करवाए जाएंगे, इसलिए आप लोग कॉन्टिन्यूटी जरूर बना के रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्न में से कौन काकोरी कांड से संबंधित नहीं है। ये क्वेश्चन आपके 2018-19 के सुपर टेट पेपर में पूछा जा चुका है और यही सेम क्वेश्चन आपके 2016 के यूपी टेट पेपर में पूछा गया है। तो यहाँ पर आंसर आपका क्या सही हो जाएगा, भगत सिंह। आंसर आपका यहाँ पर पहला सही है, भगत सिंह। और जैसे कि आपको पता है जो काकोरी कांड डकैती है ये कब हुई है, तो 9 अगस्त 1925 को ये डकैती हुई है। जो सहारनपुर लखनऊ लाइन थी, काकोरी जाने वाली डाउन 8 डाउन मालगाड़ी को लूटा गया था। 8 डाउन मालगाड़ी को लूटा गया था। 8 डाउन मालगाड़ी को लूटा गया। अगर आपसे ये पूछा जाए कि इसमें कितने क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया गया है, तो 40 क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया गया है। 40 क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया गया है। 40 क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया गया है। और कितने लोगों पर षड्यंत्र कांड के लिए मुकदमा चलाया गया था, तो 29 लोगों पर षड्यंत्र के लिए मुकदमा चलाया गया था। षड्यंत्र के लिए मुकदमा चलाया गया था और 40 क्रांतिकारियों को इसमें गिरफ्तार किया गया था। और इसमें 4 क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दी गई थी। 4 क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दी गई। 4 क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दी गई, फांसी दी गई। और जैसे कि आपको पता है इसमें जो 4 क्रांतिकारी थे ये कौन थे, इसमें 4 क्रांतिकारी कौन थे, तो यहाँ पर पहला आपका हो जाएगा राम प्रसाद बिस्मिल हो जाएगा। इसके बाद में यहाँ पर अशफाक उल्लाह खान दूसरे नंबर पर हो जाएगा। अगर हम बात करें तीसरे के बारे में, तीसरे क्रांतिकारी कौन थे, तो रोशन लाल थे। तीसरे क्रांतिकारी रोशन लाल थे, इनको फांसी की सजा दी गई। चौथे नंबर पर क्या हो जाएगा, राजेंद्र लाहिड़ी, इनको फांसी की सजा दी गई। तो आप लोग याद रखिएगा कि इसमें जो 4 क्रांतिकारी थे वो कौन कौन से थे जिनको फांसी की सजा दी गई थी। तो ये 4 क्रांतिकारी हैं, ठीक है, ये 4 क्रांतिकारी हैं, इनको फांसी की सजा दी गई थी। आपके यूपी टेट सुपर टेट में पूछा जा सकता है, तो आप लोग याद रखिएगा। और अगर आपसे पूछा जाए कि इस षड्यंत्र में कौन सम्मिलित नहीं था, तो सम्मिलित कौन नहीं था, कौन सम्मिलित नहीं था, तो भगत सिंह सम्मिलित नहीं थे। भगत सिंह इसमें सम्मिलित नहीं थे।
इसमें और कौन सम्मिलित था? अगर आपसे ये पूछा जाए तो चंद्रशेखर आजाद इसमें सम्मिलित कौन था? तो चंद्रशेखर आजाद, चंद्रशेखर आजाद इस षड्यंत्र में सम्मिलित थे। नेक्स्ट है सुबंधु, घटकरपर, छपड़क, वीरसेन, इन सभी में क्या समानता थी? तो इनमें समानता थी, यह सभी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में थे। आंसर आपका यहाँ पर सी सही हो जाएगा। और जैसा कि आपको पता है कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वितीय के दरबार में 9 विद्वान थे। चंद्रगुप्त द्वितीय, ये आप लोग लिख लीजिएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में कितने विद्वान थे? तो 9 विद्वान थे। कितने विद्वान थे? 9 विद्वान थे। 9 विद्वान थे। इन्हें क्या कहा गया है? इनको क्या कहा गया है? इनको कहा गया है नवरत्न। इनको क्या कहा गया है? नवरत्न कहा गया है। जो चंद्रगुप्त हैं ये क्या है? तो गुप्त सम्राट हैं। ये कौन है? गुप्त सम्राट हैं। गुप्त सम्राट हैं। ये कौन है? गुप्त सम्राट हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है ये बताना है। आंसर आपका यहाँ पर क्या सही हो जाएगा? जो चौसा का युद्ध है कब हुआ है? चौसा का युद्ध हुआ है 1539 में। चौसा का युद्ध 1539 में। और अगर आपसे डेट मंथ पूछ लिया जाए तो 26 जून 1539, 26 जून 1539। ये युद्ध किसके बीच में हुआ था? तो ये युद्ध हुआ था, ये युद्ध किसके बीच हुआ था? शेरशाह सूरी। ये युद्ध शेरशाह सूरी और किसके बीच हुआ था? हुमायूं के बीच में हुआ था। हुमायूं के बीच में हुआ था। घाघरा का जो युद्ध है ये किसके बीच में हुआ था और कब हुआ था? 1529 में हुआ था। 1529 में हुआ था। किसके बीच में हुआ था? ये हुआ था बाबर व अफगान के बीच में। बाबर व अफगान के बीच में यह युद्ध हुआ था। कौन सा? घाघरा का युद्ध है। ABCD यहाँ पर आप लोग देख लीजिएगा और नोट भी कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछा जाएगा। इसके बाद में जो कन्नौज का युद्ध है, कन्नौज का युद्ध कब हुआ है? तो 1540 में। कन्नौज का युद्ध 1540 में हुआ है। कहाँ पर? बिलग्राम में। कहाँ पर हुआ है? तो बिलग्राम में हुआ है। बिलग्राम में यह युद्ध हुआ है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसके बीच में हुआ है। इसके बाद में है हल्दी घाटी का युद्ध जो कि हुआ है 1576 में। 1576, 8 जून 1576, 8 जून 1576 और 17 मई 1540। यहाँ पर लिख लीजिएगा 17 मई 1540। 29 में लिख लीजिएगा 6 मई। 29 में यहाँ पर क्या हो जाएगा? 6 मई 1529, 6 मई। इसके बाद में जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ है ये किसके बीच में हुआ है? ये हुआ है महाराणा प्रताप, महाराणा प्रताप और किसके बीच में हुआ है? अकबर के बीच में यह युद्ध हुआ है। अकबर के बीच में यह युद्ध हुआ है। आंसर आपका यहाँ पर सी सही हो जाएगा। ठीक है, आंसर आपका यहाँ पर सी सही है, 2413। नेक्स्ट है, निम्नलिखित को कालानुक्रमानुसार व्यवस्थित करें। यहाँ पर आपको बताना है क्या सही होगा। तो डी आंसर आपका यहाँ पर सही है, 2134, 2134। अब यहाँ पर देखिए, आप लोग नोट कर लीजिएगा। पहले नंबर पर क्या होगा? क्लाइव। पहले नंबर पर यहाँ पर क्लाइव हो जाएगा। इनका शासन समय या शासनकाल कब से कब तक माना जाता है? तो 1757 से 1760 है। और दूसरा यानी कि इनका जो द्वितीय समय है ये कब से कब तक माना जाता है? 1765 से 1767, 1765 से 1767। दूसरे नंबर पर क्या है? वारेन हेस्टिंग्स है। तो यहाँ पर दूसरे नंबर पर क्या हो जाएगा? वारेन हेस्टिंग्स है। इनका शासन समय कब से कब तक माना जाता है? तो यहाँ पर हो जाएगा 1772 से 1785, 1772 से 1785 ईस्वी। तीसरे नंबर पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर लॉर्ड कॉर्नवालिस। इनका समय कब से कब तक माना जाता है? 1786 से 1793, 1786 से 1793 ईस्वी का समय माना जाता है। वेलेज़ली के बारे में बात करें तो इनका शासन समय माना जाता है 1798 से
1805 ईस्वी इनका शासन समय माना जाता है। सन में कोई डाउट हो आपको तो आप लोग प्लीज कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारत के निम्न में से किस राज्य में सुंदरवन पाए जाते हैं? सुंदरवन पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं। आंसर आपका यहाँ पर डी सही है। और इसका विस्तार कितना है? अगर आपसे इसका विस्तार पूछ लिया जाए, विस्तार इसका कितना है, तो 1400 हेक्टेयर है। 1400 हेक्टेयर इसका विस्तार है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि सुंदरवन किसको कहा जाता है, तो सुंदरी नामक वृक्षों की अधिकता के कारण। किस वृक्ष की अधिकता के कारण? तो सुंदरी नामक वृक्षों की अधिकता के कारण, वृक्षों की अधिकता के कारण सुंदरवन कहे जाते हैं। अधिकता के कारण सुंदरवन कहा जाता है। सुंदरवन कहा जाता है। और यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में इसको कब सम्मिलित किया गया है? ये सम्मिलित किया गया है 1987 में। 1987 में विश्व धरोहर सूची से संबंधित क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप लोग याद रखिएगा। इसमें बंगाल टाइगर सर्वाधिक पाए जाते हैं। कौन से जंतु पाए जाते हैं? तो बंगाल टाइगर सर्वाधिक पाए जाते हैं। बंगाल टाइगर आप लोग नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्न में से किस नदी पर हीराकुंड बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण हुआ है? यहाँ पर क्या हो जाएगा? महानदी। आंसर आपका पहला सही है, महानदी। और जैसे कि आपको पता है, यह विश्व का सबसे लंबा बांध है। विश्व का सबसे लंबा बांध, विश्व का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो हीराकुंड बांध है। इसकी लंबाई की अगर हम बात करें, इसकी लंबाई कितनी है? 4777 मीटर है। ऊंचाई की अगर बात की जाए, ऊंचाई तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 160 मीटर। ऊंचाई 160 मीटर है। अगर आपसे सतलज नदी के बारे में पूछा जाए, सतलज नदी कहाँ पर स्थित है? तो ये भाखड़ा नागल परियोजना पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है? भाखड़ा नागल परियोजना पर स्थित है। भाखड़ा नागल परियोजना पर स्थित है। परियोजना पर स्थित है। जो भाखड़ा बांध है, संसार का सबसे ऊंचा बांध है। अगर सबसे ऊंचा बांध आपसे पूछा जाए, सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो भाखड़ नागल परियोजना बांध है। अगर इसकी ऊंचाई पूछी जाए तो 226 मीटर है। 226 मीटर है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा उष्ण मरुस्थल है? तो सहारा मरुस्थल हो जाएगा। आंसर आपका यहाँ पर सी सही है। सहारा मरुस्थल है। स्थित कहाँ पर है? दक्षिण अफ्रीका में। कहाँ पर? दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। और इसका जो विस्तार क्षेत्र है कितना है? अगर आपसे विस्तार क्षेत्र पूछा जाए, विस्तार क्षेत्र कितना है? तो यहाँ पर 3.5 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। मिलियन वर्ग किलोमीटर इसका विस्तार क्षेत्र है। और जो कालाहारी मरुस्थल है, ये कहाँ पर पाया जाता है? ये दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है। ये भी कहाँ पर पाया जाता है? तो दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है। दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है। आटाकामा मरुस्थल कहाँ पर पाया जाता है? चिली में पाया जाता है। ये कहाँ पर पाया जाता है? ये चिली में पाया जाता है। आटाकामा मरुस्थल में किसका भंडार है? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? नाइट्रेट का वृहत भंडार है। नाइट्रेट का वृहत भंडार है। और जो थार मरुस्थल है, ये भारतीय महाद्वीप के पश्चिम में स्थित है। भारतीय महाद्वीप के पश्चिम में स्थित है। महाद्वीप के पश्चिम में स्थित है। तो यहाँ पर आपने देखा है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो यूपी टेट और सुपर टेट दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग कंटिन्यूटी जरूर बना के रखिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।
वीडियो यूजफुल लगी हो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।